स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषि छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारे GF&R चल रहा है। हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा 16वां वीडियो है। तो हमेशा की तरह 10 MCQ इसमें देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड, राजस्व जमा एवं अन्य प्रकार के रिफंड के लिए पूर्व जांच हेतु समय सीमा की गणना की जाएगी। वेल, टफ क्वेश्चन है। पहले आपको एक बार पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें एक नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का 2000 से ज़्यादा का क्लेम है, ठीक है, चाहे उसकी कोई स्कॉलरशिप पेंडिंग है या उसका कोई स्टाइपेंड बाकी है या कोई उसका रिफंड पेंडिंग है, किसी भी तरह का मामला है और अगर उसका क्लेम 2000 रुपये से ज़्यादा का है तो उसे वो समय पर प्रस्तुत करना चाहिए और 2 साल के अंदर अगर वो प्रस्तुत नहीं करेगा तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी जनरली किसी व्यक्ति को पैसे लेने हैं गवर्नमेंट से तो 2 साल के अंदर अंदर क्लेम कर देना चाहिए। अब बात यह है कि ये समय जो काउंट होता है वो कैसे काउंट होता है। तो अपन एक इमेजिनरी कहानी बनाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए कि 5 अप्रैल को मान लीजिए कि अधिकारी हैं, 5 अप्रैल को उन्होंने सेंक्शन दी, किसी पेमेंट को करने की उन्होंने स्वीकृति दी कि ये काम होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई काम होना है, उसके लिए उन्होंने सैंक्शन दे दी। ठीक है, इस 5 अप्रैल के बाद अगले महीने की 1 तारीख कौन सी होती है? वो होती है 1 मई। ठीक है, इसे अपन कह देते हैं 5 अप्रैल 2021। ये अगले महीने की पहली तारीख हो गई 1 मई 2021। और मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने क्लेम किया 25 अप्रैल 2021 को। अब मैंने जानबूझ 25 अप्रैल 2023 को, तो मैंने यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल देखेंगे तो 2 साल प्लस हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे 1 मई 2021 से 25 अप्रैल तक तो यहाँ पे अभी 2 साल नहीं हुए हैं। यानी अगर 2 साल होना साबित हो जाए तो यानी ये जो क्लेम है वो टाइम बार्ड हो चुका है और 2 साल में अगर समय रहता है तो क्लेम अभी टाइम बार्ड नहीं हुआ है। ओके, आप वापस सुनिएगा। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी कोई ग्रांट बाकी है, कोई स्कॉलरशिप बाकी है, कोई स्टाइपेंड बाकी है, तो उसके लिए समय सीमा की गणना की जाएगी। वो कहाँ से की जाएगी? पहला ए ऑप्शन, उसका क्लेम DDO को प्रस्तुत करने के महीने से अगले महीने की पहली तारीख से, या बी ऑप्शन है उसका क्लेम ट्रेजरी को प्रस्तुत करने के महीने से अगले महीने की पहली तारीख से, या स्वीकृति की तिथि से। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो मामले लिखे हुए हैं, कौन कौन से मामले? सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति का मामला, कोई स्टाइपेंड बाकी है या किसी का कोई रिफंड बाकी है, तो उसमें सैंक्शन की तारीख काम करती है। ठीक है, कुछ मामलों में अगले महीने की 1 तारीख भी काम करती है, वो अभी आएंगे। जो कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें अगले महीने की 1 तारीख मैटर करती है। इन मामलों में स्वीकृति की तिथि काम करती है, अभी और आएगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर स्वीकृति की तिथि है। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ रहा, साइन लाइक बाउंसर टाइप। इसके लिए आपको पहले पिछला वीडियो जरूर देखना है, उसके आखिरी के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हम हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो उसमें अपना टाइम बार कब हो जाता है वो भी रूल आया था और प्री चेक कब लगता है वो भी होता है। तो देखिए, पूर्व जांच के लिए ये मेन नियम है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नियम 93 है, पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना। तो इसमें टोटल 3 मामले बताए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले मामले में क्या लिखा है? अगर किसी का सहायता अनुदान यानी ग्रांट एंड एड का मामला है, स्कॉलरशिप का मामला है, स्टाइपेंड जो मिलता है उसका मामला है, किसी रेवेन्यू डिपॉजिट या और किसी क्लेम का रिफंड का मामला है, तो उसमें स्वीकृति की तारीख से 2 साल काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें स्वीकृति की तारीख को आप कस के याद कर लीजिए। अगर आकस्मिक दावे का मामला है तो उस महीने में जिसमें कि दावा DDO को किया गया है उसके अगले मास की पहली तारीख से है। ये अगले क्वेश्चन में आने वाला है। उसमें जिस दिन सैंक्शन मिली उसको नहीं देखा जाएगा, जिस दिन उस बंदे ने क्लेम किया उसका अगले महीने की पहली तारीख देखी जाएगी। और ऐसे मामले जिसमें दावे एक बार ट्रेजरी में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं लेकिन ट्रेजरी ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था, तो बाद में 2 साल की लिमिट का चक्कर नहीं है। यानी एक बार कोई क्लेम अगर समय पे प्रस्तुत कर दिया गया था, उस समय कोई ऑब्जेक्शन लगा के ट्रेजरी ने हो सकता है बिल रिटर्न कर दिया हो, तो बाद में जब भी उसको लगाया जाएगा तो ट्रेजरी उसका पेमेंट करने से मना नहीं करेगा। पहला ही क्वेश्चन टफ रहा, बट एनीवेज टफ सिंपल हर तरह के क्वेश्चन होते ही हैं। अपन अगला देखते हैं। यही सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और बेटर समझेंगे। यात्रा भत्ता दावे के लिए पूर्व जांच हेतु समय सीमा की गणना की जाएगी। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अब की बार कोई व्यक्ति अपना TA क्लेम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लेम कर रहा है। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने यात्रा करी, मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे कॉलेज के काम से कहा गया कि भाई आपको जयपुर जाना है और जयपुर जाके आपको ये काम करके आना है। उन्होंने मेरा ऑर्डर बना दिया और मान लीजिए कि उन्होंने मेरा ऑर्डर बना दिया 5 अप्रैल 2021 को मेरा ऑर्डर बना दिया।
ठीक है। उसके बाद मैं यात्रा करके आ गया, ठीक है। यात्रा करके आने के बाद मुझे टीए क्लेम करना चाहिए था, मेरा जो आने जाने का खर्चा हुआ वो मुझे क्लेम करना चाहिए था। मान लीजिए कि मैंने वो क्लेम किया है 25 अप्रैल 2023 को, ठीक है। पहले तो ऑब्वियस ही बात है, प्रिंसिपल सर मुझे बोलेंगे या जो भी मेरे बॉस रहेंगे वो कहेंगे कि भाई आप इतना लेट क्यों आए हो, 21 में आपने यात्रा की है, 2023 में आप क्लेम मांग रहे हो। तो मैंने कहा क्या हुआ सर, अभी 2 साल थोड़ा ना हुए। तो वो कहेंगे 2 साल हो तो गए, 5 अप्रैल 2021 को आपका ऑर्डर निकला था, आपने यात्रा की थी, और अब 25 अप्रैल 2023 हो गए तो 2 साल पूरे हो गए। मैंने कहा सर ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये टीए का मामला है, कंटिजेंट एक्सपेंडिचर का मामला है। तो अब सर ऐसा है कि मैं जो इसमें क्या होगा, जैसे ये आप देखिए इसका अगले महीने की फर्स्ट डे कौन सी होती है, इसका अगले महीने का फर्स्ट डे होता है 1 मई 2021। तो यहाँ से लेके मेरे 2 साल काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ से अभी तक समझो मेरे 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस क्लेम को कर पाऊंगा। तो अब 3 ऑप्शन वापस वही हैं। बात यह है कि आप जो टाइम काउंट कर रहे हैं, तो टाइम काउंट कहाँ से किया जाएगा, जब आपने क्लेम डीडीओ को प्रस्तुत किया उस महीने से अगले महीने की पहली तारीख से, या डीडीओ या जब आपने दावा ट्रेजरी को प्रस्तुत किया वहां से अगले महीने की पहली तारीख से, या स्वीकृति की तिथि से। तो इसमें जो मामला देखा जाएगा उसमें देखा जाएगा डीडीओ को प्रस्तुत करने के या जो भी तारीख है उसके अगले महीने की पहली तारीख से, ठीक है। तो बोलने में थोड़े बड़े शब्द है तो बार बार थोड़ा संभाल के बोलना पड़ता है, पर दोनों में अलग अलग रूल था। पहले वाले मामले में सैंक्शन वाली तारीख देखी जाती है, इस मामले में आपने जब क्लेम किया उस क्लेम की तारीख को नहीं, उसका जो अगले महीने का फर्स्ट डे है। बस बहुत हुआ है ना, समझा दिया, ठीक है। होप आपको समझ में आया गया होगा। पीडी खाता परिचालित करने वाले डीडीओ को चेकबुक उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए जो चेकबुक होती है वो हमेशा ट्रेजरी से मिलती है। ऑप्शन है वैसे ट्रेजरी द्वारा, महालेखाकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा, या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स द्वारा। तो जो डीडीओ को चेकबुक मिलती है उसके लिए वो बाकायदा रिक्वेस्ट करता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि दिसंबर महीने में रिक्वेस्ट की जाती है, और ये चेकबुक आपको ट्रेजरी ऑफिसर्स द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नियम 96 कहता है कोषागार द्वारा चेकबुक वितरित करना। चेकबुक जो होती है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी होती है वहाँ से मिलती है उस संबंधित डीडीओ को। मतलब ऑब्वियस ही बात है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट जिस जिले में होता है उस जिले की ट्रेजरी से आपको चेकबुक मिलेगी, ठीक है। और जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है उनको आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म भेजेंगे, एक रेक्विजिशन फॉर्म भेजेंगे। आपकी जो चेकबुक होती है उस चेकबुक के आखिरी पन्ने पे समझो एक रेक्विजिशन स्लिप होती है, वो स्लिप भर के आप ट्रेजरी को भेजेंगे कि भाई हमें इतने चेक्स की ज़रूरत है, 100 बुक की, 100 चेक्स की चाहिए, 200 चेक की चाहिए, जितने की भी चाहिए वो आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे और साइन करके भेजेंगे, और फिर वो वहाँ से आपको कर देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी चेक को जारी किए जाने के बाद 3 माह की अवधि में भुगतान प्राप्त नहीं किए जाने पर ऐसे चेक को किस अवधि के लिए पुनर्वैध यानी रीवैलिडेट किया जा सकता है। तो जनरली हमने 3 महीने का क्राइटेरिया सुना है कि अगर आप किसी को चेक देते हैं तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट ले लेना चाहिए, और अगर 31 मार्च आने वाली है तो 31 मार्च से पहले तो पेमेंट ले ही लेना चाहिए। तो जनरली अवधि है 3 महीने की। अब मान लेते हैं कि अपन ने किसी व्यक्ति को चेक दिया 7 जुलाई 2023 को, तो हमने कहा कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट ले लेना। मान लीजिए कि उसने पेमेंट नहीं लिया तो उस चेक को आप और आगे के लिए रीवैलिडेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 12 महीने के लिए रीवैलिडेट किया जा सकता है, लेकिन रीवैलिडेशन 31 मार्च के बियॉन्ड नहीं होता। तो अब आप समझो कि जुलाई में शायद, फिर आप यूँ कह लो कि पहले तो जुलाई से चेक दिया था आपने, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर उसको समथिंग 6 अक्टूबर तक पैसा ले लेना चाहिए था। और अगर आप 6 अक्टूबर को रीवैलिडेट कर रहे हो तो वहाँ के बाद आप 6 महीने लगभग 6 महीने के लिए और रीवैलिडेट कर पाओगे। तो वैसे इसने कहा है कि आप उसे जून तक रीवैलिडेट कर सकते हैं, दिसंबर तक या मार्च तक, तो आप उसे 31 मार्च तक रीवैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी उस चेक का पेमेंट वो ले सकता है। तो नियम 106 जो चेक की अवधि या करेंसी के बारे में बोलता है, पहला मेन नियम क्या है कि चेकों का भुगतान उनके ऑथेंटिकेशन की तारीख के 3 महीने के अंदर किंतु 31 मार्च अर्थात उस वित्त वर्ष की समाप्ति के अपश्चात किसी भी समय किया जा सकेगा। अपश्चात का मतलब होता है बाद में, अपश्चात मतलब उससे पहले पहले, यानी वहाँ तक 31 मार्च तक आपको पेमेंट ले लेनी चाहिए। जिसको भी चेक मिली है उसे अपना पेमेंट समय पे ले लेना चाहिए, लेकिन इसे ऑथेंटिकेशन की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर या 31 मार्च अर्थात उसी वित्त वर्ष की समाप्ति तक उन्हें रीवैलिडेट किया जा सकता है। ये नियम 2015 से लागू है। फिर चेक की अवधि को 3 महीने किया गया था
और ये भी कि 12 महीने तक रीवैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में 31 मार्च उस साल की जो 31 मार्च है उसका आपको ध्यान रखना है। उसका रीज़न भी है क्योंकि आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक ख़त्म होता है, तो इसलिए 31 मार्च तक का ही टाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसान क्वेश्चन था ये है। राजस्व के रिफंड का बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करने पर ड्राफ्ट के प्रभार वहन किए जाएंगे। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट के पास कोई रेवेन्यू आ गया, कोई इनकम आ गई, लेकिन बाद में ऐसी स्थिति बनी कि उसे रिफंड करना पड़ा। ठीक है, यानी गवर्नमेंट को वो पैसा वापस करना है। तो अब मान लीजिए कि किसी का 70,000 रुपया फालतू आ रखा है और गवर्नमेंट उसको 70,000 रुपये बंदे को वापस करना चाहती है। अब उसके लिए ये भी मान लेते हैं कि एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाना है। ठीक है, 70,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के उसके खाते में जमा होने हैं। बात यह कि उसके चार्जेस मान लीजिए कि उसके 125 रुपये चार्जेस होने हैं मान लेते हैं। तो वो 125 रुपये कौन भुगतेगा? गवर्नमेंट पे कर रही है तो गवर्नमेंट भुगतेगी, या जो पाने वाला व्यक्ति जो बेनिफिशियरी है जिसको रिफंड मिलने वाला है वो भुगतेगा? तो सर इसको गवर्नमेंट भुगतेगी, यानी उसका जितना रिफंड बनता है वो उसका रिफंड पूरा जाएगा। अगर कोई चार्जेस लगने हैं तो वो गवर्नमेंट के एंड में लगने हैं। पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन के आंसर से आप एक नियम बना सकते हो कि जो पेमेंट करता है तो बैंक चार्जेस वही भुगतान करता है। तो यूँ समझिए कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हमें पेमेंट कर रहा है, दैट इज़ हम तो इस क्वेश्चनों में गवर्नमेंट है खुद, तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है और कोई बैंक के थ्रू कर रहा है और कोई चार्जेस हैं तो ये व्यक्ति बेयर करेगा। और अभी वाले मामले में मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को रिफंड कर रही है तो गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, तो कोई डीडी चार्जेस वगैरह लगने हैं तो वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो दोनों में कॉमन रूल क्या निकल के आया कि जो व्यक्ति पेमेंट करता है बैंक चार्जेस का वहन वही करता है। तो ताज़ा मामले में रिफंड गवर्नमेंट कर रही है तो सरकार द्वारा ही इस खर्चे को वहन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहले इससे पहले नियम सुन लीजिए। राजस्व के प्रतिदाय, राजस्व मतलब रेवेन्यू, प्रतिदाय मतलब रिफंड। तो अगर रेवेन्यू रिफंड का मामला है तो भुगतान अगर बैंक के माध्यम से किया जा रहा है, जनरली बैंक के माध्यम से होता है, और बैंक चार्जेस के रूप में कोई राशि है तो उसे कम नहीं किया जाएगा। ऐसे बैंक चार्जेस को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिसको पैसा मिलना है उसको पूरा ही पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है वाउचर के संबंध में सत्य कथन है। ओके, तो यूँ समझिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने हमारे कॉलेज के लिए बगीचा तैयार किया, कैंपस ब्यूटिफिकेशन हुआ, उसने हमारे लिए बगीचा तैयार किया, तो वो हमें एक बिल बना के देगा। ठीक है, तो बिल कब वाउचर बन जाता है? ठीक है, उसने बिल दिया मतलब उसने क्लेम किया, हम डीडीओ हैं, उसने हमें क्लेम किया कि साहब मैंने ये बगीचा का काम किया है और मेरा 95,000 रुपये का बनता है, खर्चा बनता है, उसने हमें बिल ला के सबमिट किया। तो अब वो जो उसका बिल है वो वाउचर कब बन जाएगा? तो कहता है कोई बिल या चेक पर विधिवत भुगतान प्राप्ति की रसीद एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, ये जो लिखा है ना वो पढ़ा जाता है आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान किया एवं निरस्त किया की मोहर लगा देने पर वाउचर बन जाता है। तो यूँ समझिए कोई बिल है, उसने हमें बिल ला के दिया, ठीक है, हमने उसका पेमेंट उसको दे दिया, उसको चेक बना के दे दिया, कैश तो इतना बड़ा देते ही नहीं है, उसको चेक बना के हमने दे दिया। ठीक है, और उसके बिल पे हमने लिख दिया भुगतान किया और निरस्त किया, यानी पेड एंड कैंसिल्ड। एक सील होती है, सील बनवा लेते हैं, उस पर सील पे लिखवा दिया हमने पेड एंड कैंसिल्ड, ऐसी हमने सील लगा दी, साइन कर दिया, तो वो बन जाएगा क्या? वाउचर। ये बात सही है। सेकंड है प्रत्येक बिल पर आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से भुगतान आदेश लगाया जाएगा। बिल्कुल, ये जब ये बिल ला के देगा तो जो डीडीओ होंगे, जो पैसा छोड़ते हैं, जो पेमेंट करने वाले अधिकारी हैं, वो एक भुगतान आदेश देते हैं कि ठीक है इसका बिल आया है, और कमेटी अनुशंसा कर देती है कि हाँ भाई इसका काम वाम ओके है, इसने सारा काम बताई गई शर्तों के अनुसार कर दिया है, इसका पेमेंट कर दिया जाए, तो पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो भुगतान आदेश साथ में जरूर लगाया जाता है, पेमेंट ऑर्डर जरूर लगाया जाता है। ये भी वाउचर के बारे में सत्य कथन है। इसके बाद है बिल पर दावेदार से सरकार द्वारा भुगतान प्राप्त किया लिखाकर उस बिल पर ही हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। भुगतान करने के लिए पारित बिल के भुगतान के रूप में सही प्राप्तकर्ता से पृथक से यह रसीद भी स्वीकार की जा सकती है कि उसने उसके बिल संख्या, तारीख, रुपए का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया है, हस्ताक्षर और तारीख लगवा लें। एक काम और कर सकते हैं कि मान लीजिए वो पेमेंट लेने आया, हमने उसको पेमेंट कर दिया, अब हम उसको बोलेंगे इस बिल पे ही आप साइन कर दो, इस बिल पे ही आप साइन कर दो कि मैंने भुगतान प्राप्त कर लिया है, या आप एक अलग से रसीद दे दो कि मैंने जो बिल दिया था उसका पूरा पेमेंट मुझे इस तारीख को मिल गया है, साइन वाइन करवा लो। ठीक है, ये सबसे क्या होगा कि ट्रेजरी को बाद में उसको वो क्रॉस चेक करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एक प्रॉपर वाउचर कहलाएगा। तो एक तो ये है कि हमें पेमेंट करके उसके ऊपर बिल के ऊपर लिख देना है
पेड एंड कैंसिल्ड, ताकि वो दोबारा ना सबमिट कर दे। दूसरा ये है कि भुगतान का आदेश साथ में लगना चाहिए, ये डीडीओ द्वारा आदेश दिया जाएगा, लिखित में आदेश दिया जाएगा। और जो प्राप्त करता है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उससे रसीद ले लें। रसीद लेने का तरीका क्या है, या तो बिल पे ही लिखवा लें या फिर एक सेपरेट रसीद ले लें। तो ये सब बातें वाउचर के संबंध में सत्य हैं, ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। आप डीडीओ के लेवल पे वाउचर क्या होता है, तो कोई भी बिल है के लिए जब रसीद दे दी जाती है, उस पर भुगतान किया और निरस्त किया लिख दिया जाता है, तो वो वाउचर बन जाता है। और ये सारी बातें मैंने बताई थी कि जो सरकारी कर्मचारी है जिसे पेमेंट करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे मतलब अपन डीडीओ कहते हैं, तो वो डीडीओ क्या करेगा, पहले तो सामने वाले व्यक्ति से एक बिल प्राप्त करेगा, ठीक है, और फिर एक वाउचर वैसे इंटरनल अकाउंटिंग के लिए होता है। उसमें वाउचर में कंप्लीट डिटेल लिखी जाएगी कि सामने वाला किस बात के पैसे मांग रहा है, उसने किस अवधि में कार्य किया, उसका मेजर हेड क्या होगा या डिटेल हेड या ऑब्जेक्ट हेड क्या होगा, किस चीज़ का उसको पेमेंट किया जा रहा है। उसके बाद पेमेंट ऑर्डर दिया जाएगा और एक लास्ट काम जिसको आप पेमेंट करते हो उससे आप साइन करा लोगे कि उसने भुगतान प्राप्त किया है। और ये भी पता है आपको कि 5,000 रुपये से बड़ा भुगतान आप कर रहे हो, 5,000 से ज़्यादा का नेट पेमेंट कर रहे हो, तो उस पर आप उससे रेवेन्यू स्टैम्प भी लगवा लेंगे। सारी बातें आपको। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन आए। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो नंबर पे आप हमें 157 कितने रुपए से अधिक राशि के उप वाउचर बिल के साथ महालेखाकार को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अगर सब वाउचर्स हैं, और सब वाउचर्स में आपको 3,000 याद रखना है कि अगर 3,000 रुपये से बड़े सब वाउचर्स हैं तो वो आपको AG को प्रस्तुत करने होंगे। ये सीधा याद रखने जैसा ही है, तो इसे आप याद कर लीजिए। एक आप ये कर सकते हैं कि किसी में 3,000 का फिगर आता है, कभी 2,000 आता है, तो एक
क्या होता है ना, जैसे आप सुन रहे हैं वीडियोस, ठीक है, क्वेश्चनों को याद भी कर रहे हैं, एक खुद के आप नोट्स बनाया कीजिए। तो जहाँ जहाँ भी अमाउंट जैसे मैटर हैं तो वो सारे मैटर आप एक जगह लिख लो। जहाँ जहाँ परफॉर्मे वाले नियम आ रहे हैं उनको एक जगह लिख दो। किस मामले में कौन सा GA 55 लगता है, कब कब आपका GA 29 लगता है, जो भी लगता है उसे आप याद कर लीजिए। और इसी तरह जहाँ जहाँ भी मॉनेटरी अमाउंट की लिमिट दे रखी है उसे याद कर लीजिए। और एक ऐसे समरी पेज बना दीजिए कि कौन सा मामला फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाता है, कौन सा मामला AG को जाता है। तो ऐसे ही जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं कि आपको क्या लगता है कि सर हमें तो याद ही नहीं होता कौन सा मामला तो AG के पास जाएगा, कौन सा मामला ट्रेजरी को जाएगा, या कौन से मामले में परमिशन किससे ली जाएगी, तो उसके आप समरी नोट्स बना लीजिए, तो उससे बहुत सही हो जाता है। ताकि आपको लास्ट दिन पे बस वही देख के जाना है, उसी को आप कंठस्थ कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने से मतलब इससे बढ़िया होता है कि थोड़ा सा जितना याद कीजिए उसे पक्का कंठस्थ से याद कीजिए। ठीक है, चलिए। महालेखाकार को वाउचर प्रस्तुत करना, जब तक किसी मामले में CAG द्वारा और कोई अदरवाइज ऑर्डर ना दे दिया जाए तो 3,000 रुपये की राशि से अधिक के सब वाउचर्स को महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाएगा। ये 2018 के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, नया ऑर्डर रिप्लेस किया गया है। पहले हो सकता है लिमिट कुछ और रही हो। तो अब CAG जब तक किसी तरह की रिलैक्सेशन ना दे देते हैं तो 3,000 से बड़ी राशि के अगर सब वाउचर्स रहेंगे तो वो AG को प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, अपन जानते हैं कि AG अपने अकाउंट्स के मामले में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। मैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। उसके बाद है सरकारी भुगतानों को किस प्रकार से किए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैश अवॉइड करना चाहिए, चेक या ECS से ही पेमेंट होनी चाहिए। और अभी मोस्टली पेमेंट जो ट्रेजरी से होते हैं वो चेक और ECS से होते हैं, उसमें भी अधिकतर पेमेंट ECS से होते हैं, मनी ऑर्डर से या बैंकर्स चेक से नहीं होते हैं। ठीक है, एक चेक होता है, आपको पता है, एक चेक होता है जो हम किसी को देते हैं, मान लीजिए, है ना, हम किसी को चेक देते हैं। और एक होता है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक में क्या होता है कि हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक चेक बना दो, वो हमसे कोई 100, 200, 400 रुपये चार्जेस लेंगे और बैंकर्स चेक बना के दे दिया जाएगा। वो हम सामने वाली पार्टी को देंगे तो वो ज़्यादा खुशी खुशी लेगा, क्योंकि हमारा चेक तो जनरली क्या होता है, डिशॉनर भी हो सकता है, और जो बैंकर्स चेक होते हैं वो जनरली डिशॉनर नहीं होते हैं, मतलब डिशॉनर नहीं होते हैं यूँ कह लीजिए, क्योंकि बैंक बना के देता है। क्या, ये तो मैंने ऐसे ही आपको बैंकर्स चेक बता दिया। वैसे यही है कि गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है कैश कम से कम करना चाहिए। बहुत ही माइनर या छोटे से पेमेंट हैं उनको आप कैश से कर दो, वरना तो चेक या ECS से ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये तो खैर जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कोषागार में बिल पारित करने की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है। ठीक है जी, मैनुअल जमाना गया, हाथ से क्वेश्चन करने का ज़माना गया। पहले तो ये होता था कि बिल की हार्ड कॉपी ट्रेजरी को भेजी जाती थी, वो बिल पे ही साइन कर देते थे, या मैनुअल व्यवस्था चलती थी। अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम चलता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि कंप्यूटराइज्ड ही आपको टोकन नंबर मिलेगा, ऑडिटर उसकी जांच करेगा, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में उसको एंटर किया जाएगा, फिर बाद में ट्रेजरी ऑफिसर या ATO उसको फाइनल क्लियर करेगा। ठीक है, तो अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो इस सिस्टम को बोलते क्या है, ट्रेजरी कंप्यूटर सिस्टम, टोटल कंप्यूटर सिस्टम, बिल कंप्यूटर सिस्टम, या इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसे हम बोलते हैं IFMS, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो IFMS क्या होता है, चल देख लीजिए आप। IFMS राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये इंटरनेट आधारित महत्वाकांक्षी E-गवर्नेंस परियोजना शुरू। तो ये इंटरनेट आधारित है जी, ऑनलाइन चलती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का बजट तैयार करने से लेकर छोटे छोटे कार्यालयों के DDO द्वारा उसके वास्तविक व्यय और राजस्व प्राप्ति को ऑनलाइन किया जा रहा है। तो अब जो भी खर्चे हैं, रेवेन्यू हैं, जो भी बजट प्रिपरेशन है, तो बजट प्रिपरेशन से लेके उसका ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन तक सारा काम IFMS के थ्रू होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कोषागार में बिल प्राप्त करने सहित सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए एकीकृत व्यवस्था कायम करने हेतु जिस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया है, हालांकि अभी इतनी नवीन तो नहीं रही, अब तो इसको बहुत समय हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ जाएंगे। तो वापस वही क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। आधा क्वेश्चन तो वही है, ट्रेजरी में बिल पारित करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है, और यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार ने वित्तीय प्रबंधन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, अब ये कैसे इंटीग्रेट करेगा मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, ट्रेजरी कंप्यूटर सिस्टम, टोटल कंप्यूटर सिस्टम, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो IFMS ही इसको कहा जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए कि कैसे ये इंटीग्रेट करता है, उसको मैं बताता हूँ आपको। IFMS के अंतर्गत अब तक निम्नांकित प्रमुख मॉड्यूल्स वित्तीय प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु क्रियाशील हो चुके हैं। तो ये कुछ है, एक है राजकोष मतलब पोर्टल है, उसमें क्या होता है,
आपको जो बिल बनाने हैं, वाउचर्स बनाने हैं, चालान बनाने हैं, उनको कोषागार में ऑनलाइन प्रस्तुत करना, बजट कंट्रोल और जो ट्रेजरी रिपोर्ट्स का कलेक्शन करना है, और जो अन्य MIS रिपोर्ट्स होती है वो जनरेट होती है राजकोष। एक होता है पे मैनेजर, लोगों की जो भी सैलरी वगैरह बनते हैं, जो भी एरियर वगैरह बनते हैं, ऑनलाइन तैयार होते हैं और पे मैनेजर के थ्रू होते हैं। एक प्री पे मैनेजर होता है और एक पे मैनेजर भी होता है। एक होता है ई ग्रास, ठीक है। अगर किसी को भी पैसे गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, रसीद कटानी है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट करके ई ग्रास के पोर्टल पे जाके काम कर सकता है, यानी गवर्नमेंट को डायरेक्ट ऑनलाइन रिसिप्ट होती है ई ग्रास के थ्रू। बजट मॉड्यूल, बजट होते हैं, बहुत तरह के बजट होते हैं, रिवाइज बजट, एस्टिमेटेड बजट, उसकी तैयारियाँ बजट मॉड्यूल के थ्रू तैयार होती है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जैसे बूढ़ों को सिक्योरिटी आप कैसे देंगे, उनको वृद्धावस्था पेंशन देके, विधवाओं को कैसे सुरक्षा देंगे, वृद्धावस्था पेंशन देके, विकलांगों को, तो देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी सोशल स्कीम्स हैं के लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशंस। इसके अलावा एक होता है वैम, हो सकता है वो पूछ ले वैम का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्क्स अकाउंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम। तो जितने आपके कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे आपका PWD हो गया, PHED हो गया, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, संचित क्षेत्र विकास, इन सब में जो बिल बनते हैं ट्रेजरी में ऑनलाइन प्रस्तुत होते हैं, वैम, ठीक है, और स्टैम्प्स वगैरह। तो ये सब IFMS के ही डिफरेंट मॉड्यूल हैं। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, उतने अच्छे मीठे क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े से निगलने वाले क्वेश्चन होते हैं, पर इन क्वेश्चन को निगलिए, क्योंकि स्कोर हमारा यही बनाएंगे। और एक बार हमें तो अपने स्कोर बनाने से मतलब है, बाकी तो जब आप सिस्टम में घुसेंगे तो सिस्टम में जो प्रैक्टिस है वो आपको पता चली जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, होप यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देखते रहिएगा।